गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी का एक सेक्शन लेकर के आप लोग के सामने आया हूं मैं आज। आपको मैं बता दूं पहले कि यहाँ पे एक जो है कि इनिशिएटिव लेकर के हम आ रहे हैं, जिसमें आरओ पीसीएस लेवल के जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसी लेवल का जीएस के जितने भी पोर्शंस होते हैं। अभी तो मैं इंडियन ज्योग्राफी करा रहा हूं। इंडियन ज्योग्राफी के बाद जो है हम जनरल साइंस में भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। आरओ हुआ, पीसीएस के हुआ, जितने 10 साल 15 साल में पेपर पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हो सकता है कि हमारे पास जो नए टाइप के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि केवल हम जो है कि पीडीएफ को एक्सप्लेन कर देंगे, क्वेश्चन को जो आंसर है उसको बता करके आगे बढ़ेंगे। नहीं, ये मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं होता है। आप देखिएगा कि हम क्वेश्चंस की संख्या जो है कम रखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चंस में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि सभी लोग, आप लोग देखिए, मैं जब पढ़ाने जाता हूं तो वहां पे अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ठीक है? जिससे जो भी, मान लीजिए आप लोग भी पढ़ते हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, जो नया इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखे उसको नोट करते चलिएगा, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारा पहले स्लाइड पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मान लीजिए हम इंडिया यानी कि मैप ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि इंडिया क्या है, इंडिया के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पे भी हम ध्यान देंगे। क्लियर है? जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि मैप ऑफ इंडिया में हमें सबसे पहले क्या क्या ध्यान देना है। तो हमें ओवरऑल ये जानना है कि अभी इसी पे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस पे क्वेश्चन भी आज आपको आगे देखने को मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये भी एक मैप है, इसके साथ भी हम दूसरा मैप भी आपको दिखा देते हैं, जो कि ये भी काफी अच्छा मैप माना जाता है। अब देखिए ये क्या है कि ये पूरा एक इंडिया का मैप है और क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे ये हमें ध्यान देना है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। यानी कि एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। तो जो इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप में क्वेश्चन पूछा गया कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार चतुष्फलकी होती है, क्वाड्रिलेटरल शेप में देखने को मिलता है ये, ठीक है ना? यानी कि यह 4 साइड से, जैसे एक साइड यहाँ देख सकते हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, है ना? तो यह इस टाइप का इंडिया हमको देखने को मिलता है, इस शेप का। क्लियर है? अब हमें ये ध्यान देना है, तो इसका आकार आप नाम याद रख लीजिएगा। अगर आकार पूछा जाता है चतुष्फलकीय है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर में, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर होता है, ठीक है ना? अगर हम ऐसे किसी चीज को काटते हैं, अगर मान लीजिए कोई सेव लीजिए, सेव को अगर हम इस तरीके से काटते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं, तो वो देशांतर कहलाता है। और जब हम सेव को जो है कि मान लीजिए ये सेव है, सेव को अगर बीच से अगर काटते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? अक्षांश। अगर हम आपको बात करें, ये मान लीजिए हमारे पास एक पृथ्वी है। क्लियर है? ये हमारे पास एक पृथ्वी है
और पृथ्वी में अगर देखिएगा, ये अगर हम ये 0 डिग्री लाइन है, ये 0 डिग्री अक्षांश इसको जानते हैं नाम से, उसके बाद ये लाइन है, इसके बाद ऐसे है और ऐसे है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये अक्षांश रेखा है। ये क्या है, अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा एक दूसरे से पैरेलल होती है, ठीक है। और जब हम इसी को नॉर्थ टू साउथ ऐसे मिलाते हैं, इस तरीके से मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो रेखा होती है ये हमारी देशांतर होती है। ये क्या है, देशांतर है। इतना क्लियर हो गया। तो ये अक्षांश है, ये देशांतर है। तो अक्षांश का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम हॉरिजेंटली यानी कि जिसको हम क्षैतिज अगर काटते हैं तो वो क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाता है। देशांतर क्या होता है, जिसको हम नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाते हुए यह रेखा को खींचा जाता है। क्लियर है। तो इतना याद रखिएगा, अक्षांश जो होता है स्थिति बताने के लिए होता है, जबकि देशांतर रेखा जो है यूज किया जाता है समय बताने के लिए। किसके लिए, समय बताने के लिए। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, एक चीज क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मेरी साउंड में जो भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्या आपको मेरी आवाज आपके कानों तक अच्छे से सुनाई दे रही है, ऑडियो विजुअल अच्छे से दिखाई दे रहा है, सुन पा रहे हैं? तो ये जो भी आपको समस्या है कमेंट सेक्शन में नीचे लिख करके बता दीजिएगा। चलिए, तो अब ये एक क्लियर हो गया कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ठीक है ना। अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। अक्षांशीय विस्तार और यानी कि नॉर्थ अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है ये एक इंडिया का मुख्य अक्ष होता है। मान लीजिए ये कन्याकुमारी जो है, यहाँ पे तमिलनाडु में कन्याकुमारी है ये, और अंडमान निकोबार में एक हमारे पास अंडमान निकोबार एक आइलैंड है यानी कि द्वीप है। वहां से अगर हम अक्षांशीय विस्तार लेते हैं तो क्या क्या अंतर होता है, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर अंडमान निकोबार से हम शुरू करते हैं, अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार से, तो याद रखिएगा अगर हम अंडमान निकोबार से देखते हैं, अंडमान निकोबार निकोबार देखते हैं तो ये जो होता है हमारे पास, इसका जो अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाता है तो 6 डिग्री लगभग 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है। ये कहां से है, अंडमान निकोबार से ये लिखा गया है। अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा एक इंडिया का मैप डिजाइन कर दें यहाँ पे, तो यहां से न लेकर के ये अंडमान निकोबार का यहां से लेकर के अक्षांश और ये पूरा नॉर्थ तक का ये विस्तार होता है। क्लियर है। तो ये है अंडमान निकोबार। तो पूछा जाएगा कि 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट ये अक्षांशीय विस्तार है, उत्तरी अक्षांश है। ये क्या है, उत्तरी अक्षांश है। ये उत्तरी अक्षांश है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। जो देशांतरीय विस्तार यहां से लेके यहां तक होता है इस तरीके से, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के आपका होता है 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होता है। ये कैसा होता है, पूर्वी देशांतर होता है। नाम याद रखिएगा। ऐसे ही कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। तो अब इस बात को आप ध्यान दे दीजिए अच्छे से। तो ये समझ में आया कि 6 डिग्री 4 मिनट क्या होता है और 8। अब देखिए, अब ये अंडमान निकोबार से है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए आपको कि भारत से कितना लिया जाता है, भारत के मुख्य अक्ष से
तो भारत के मुख्य अक्ष से जो होगा, भारत के मुख्य अक्ष से क्या हम अक्षांशीय विस्तार लेते हैं, तो 8 डिग्री लगभग 4 मिनट, ठीक है ना। यहां से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। क्लियर है? तो दोनों में अंतर समझ में आया, लगभग 2 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू याद रखिएगा, जो ऑप्शन में आएगा आप उसको देख करके टेक कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और यहीं से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसका तो मैंने देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो लंबाई है, कभी कभी लंबाई भी पूछी जाती है, उत्तर से दक्षिण में पूरी लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण में पूरी लंबाई मानी जाती है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब की जो लंबाई होती है 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर। तो ये आपको लंबाई भी याद रखना है कि अगर हम उत्तर से यानी कि लद्दाख से शुरू करते हैं और इधर तमिलनाडु साइड से होते हुए कन्याकुमारी होते हुए हम अगर आते हैं, तो ये कन्याकुमारी तक की पूरी लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। इतना क्लियर हो गया भारत के बारे में। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा अगर बोला जाए कि भारत में इस समय राज्यों की संख्या कितनी है, भारत में इस समय राज्यों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कि पहले जो था हमारे पास 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित थे। लेकिन अब क्या हो गया, एकदम एग्जैक्ट डाटा वर्तमान का याद रखिएगा कि वर्तमान में हमारे पास जो है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरी भी बोलते हैं। और ये कब से चल रहा है, अगर डेट पूछा जाता है, देखिए एग्जामिनर आप लोगों को किसी भी तरीके से घुमा के पूछ लेगा, तो 26 जनवरी 2020 से लेकर के हमारे पास जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश माना गया। जो लेटेस्ट में केंद्र शासित प्रदेश है उसका नाम भी अगर पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। ये पहले अलग अलग थे, इसको क्या कर दिया गया, मर्ज करके एक कर दिया गया, ठीक है। तब से लेकर के हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं और 28 राज्य हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। क्लियर है? तो इतना याद रखना है। 28 राज्य के लिए अब क्या इस मैप से हमें अब क्या ध्यान देना है, इस मैप से हमें ये चीज अब ध्यान देना है कि इसकी बाउंड्री किससे से लगती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका देखिए, क्वेश्चन जो होता है हमारे पास टॉपिक तो वही रहता है, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा करके पूछा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सभी लोगों को तो पता है कि हमारे पास भारत में कौन कौन से राज्य हैं, लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा कि यूपीपीसीएस जो कमीशन है हमारी, ठीक है ना, उन्होंने क्या कर दिया है कि अब मैप आधारित क्वेश्चंस को ज्यादा पूछ रहे हैं। तो इसीलिए भारत के मैप को आप अच्छे से देखिएगा। अच्छे से देखने का मतलब आप इसकी बाउंड्री को देखिएगा कि कौन सी बाउंड्री इसको टच कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा, लद्दाख है। यूनियन टेरिटरी के बारे में अगर आप देख लीजिएगा तो यहां से एक न्यू दिल्ली दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और चंडीगढ़ का जो हमारे पास है, चंडीगढ़ हो गया। इधर से हमारे पास लक्षद्वीप हो गया, 2 हो गया।
अंडमान निकोबार हो गया, ये 3 हो गया। दादरा नागर हवेली ये 4 हो गया। क्लियर है। पुदुचेरी कहीं दिख रहा है हम लोग को, तो ये आप लोगों को पुदुचेरी दिख रहा होगा। तो आप लोगों ने देख लिया है कि कितना हम लोग देख लिए कि हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। पहला है ये लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, दिल्ली। अब यहाँ पे देखिएगा चंडीगढ़ कहीं दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो चंडीगढ़ आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हमारे पास और भी जैसे कि दादरा नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव, ये जो है दमन एंड दीव आप याद रखिएगा। अब 2 इधर का याद रखिएगा, एक लद्दाख है, एक जम्मू कश्मीर है। क्या है? एक लद्दाख है, एक जम्मू कश्मीर है। क्लियर है। और चंडीगढ़। तो आपको 8 दिख रहा है पूरा। तो ध्यान रखिएगा कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और एक और नाम याद रखिएगा चंडीगढ़, ठीक है ना। पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर लगता है वो चंडीगढ़ पे, यानी कि जो हमारे पास कैपिटल है वो चंडीगढ़ का है, यानी कि चंडीगढ़। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश आप याद रखिएगा। क्लियर है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पूछा जाएगा कि इसमें मान लीजिए ये भूटान है, भूटान की बाउंड्री किससे लगती है, किससे नहीं लगती है। इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बाउंड्री किससे लगती है, नहीं लगती है। अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से कौन सा बाउंड्री टच करता है, तो मात्र एक हमारा दिख रहा है आप लोग को, लद्दाख वाला एरिया है। यहाँ पे पाकिस्तान ये राजस्थान से भी करता है, पंजाब से भी करता है और गुजरात से भी करता है, मात्र 3 से करता है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश जो है कि कितने राज्यों से सीमा बाउंड्री करता है। तो आपको ये देखना है अच्छे से, जब हम इसको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे तो वहां पे हम अच्छे से इसको बताएंगे कौन कौन सी बाउंड्री। और इसी में जब मैं प्रैक्टिस सेट आज लेकर के आया हूं, इसी में आगे भी आप लोगों को आज क्वेश्चंस अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने एक समझ विकसित किया कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और भी इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है पूरे विश्व का 2.4% हिस्सा रखता है। ये किसके मामले में है, ये क्षेत्रफल है। पूछा जाए पूरे विश्व की जनसंख्या तो 17.5% है। कितना है? 17.5% हमारी भारत की जनसंख्या है। क्लियर है। इस समय लगभग कितनी है, 2011 के जनगणना के अनुसार जो है, अभी तक तो नया सेंसस आया नहीं है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार याद रखिएगा 121 करोड़ जो होता है हमारे पास लगभग में, याद रखिएगा। इस समय तो 135 करोड़ तक बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका सेंसस हो गया। और जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है, कौन द्वितीय है, इस तरीके से भी आपको सीक्वेंस में लगाने को आ जाएगा। जैसे कि जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा कौन है हमारा, तो यूपी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है कौन सा है, तो राजस्थान है। सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, गोवा होता है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से क्या होगा, सिक्किम होगा। तो ये कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट में भी इसको हम लोग देख लेंगे। तो ये चीजें आप लोग को बता दिया हमने मोटा मोटी। क्लियर है ना। अब चलिए, अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में देखने को आपको मिले हैं और हो सकता है आने की संभावना आपको आगे भी दिख जाए। जैसे आप देखिए क्वेश्चंस को पहले क्या होता है कि ध्यान से पढ़ा जाता है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा जाता है, यानी कि पूछा क्या जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। आजकल का ट्रेंड अब आप चेंज करिए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने क्या है कि वन लीनियर टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, लेकिन वो छोटे एग्जाम के लिए भी क्या है मान लेते हैं सफिशियंट है। लेकिन अगर आप आरओ पीसीएस में बैठ रहे हैं और भी इससे जो भी अधिकारी रैंक की पोस्ट के लिए बैठ रहे हैं, तो उसमें आप भूल जाइए कि हमें वन लीनियर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। अब हम ध्यान देंगे
कि क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और यहाँ पे कूट दिए गए हैं, उस कूट की मदद से इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से सही है, मतलब इसमें से कौन सही है ना। ध्यान से पढ़िएगा कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। अब उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आंसर भी दे दिए होंगे आप, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आंसर भी अपने बताते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो राइट आंसर में आप लोगों देखिए, पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ लिए। राइट आंसर कैसे छाटेंगे, जो पहले गलत है, अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो पहले छाट देगा गलत। तो कैसे करेंगे कि अभी हमने हाल ही में बताया कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। आप लोग को पता होगा कि भारत विश्व का छठा नहीं है। अगर बड़ा के रूप में पूछा जाता है तो बड़ा का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो भारत विश्व में जो है छठे स्थान पे न होकर के 7वें स्थान पे है और ये सही पूछा जा रहा है, इसलिए ये क्या है, ये गलत हो गया। अब बात करते हैं कि संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। जी हाँ, ये तो अब हमने अभी पढ़ा कि पूरे जो पूरा होता है हमारे पास कि संसार का जो लगभग ये सही है, यानी कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है। अगर इसी को स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल है कितना, भारत का क्षेत्रफल है कितना, तो याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। किसमें है, वर्ग किलोमीटर में है। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आंसर पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना, या किसी स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को बराबर भागों में बांटती है। अब ध्यान से समझिए जी, बड़ी बात बढ़िया है कि यानी कि हमारा जो कर्क रेखा है, यानी कि अगर ये हमारे पास भारत का मैप है तो कर्क रेखा यहां से होकर गुजरती है और ये भारत को जो है 2 बराबर भागों में बांट देती है, ठीक है। और ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सत्य है, यानी कि 2 भी सत्य है और 3 भी सत्य है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, नहीं, पूरे तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है। पूरे तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को अगर आप जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि जो हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ, ये दोनों के बीच का जो एरिया होता है इसे ही हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बोलते हैं। अब आपको पता है कि साउथ में अगर चले जाएंगे तो भारत से तो मकर रेखा गुजरती ही नहीं है, मकर रेखा तो नहीं गुजरती है। तो इसलिए ये क्या है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, पूरे तरीके से नहीं है लेकिन पूरे तरीके से नहीं है, सॉरी। तो ये याद रखिए, ये भी गलत हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें राइट आंसर क्या होगा 2 और 3 होगा, 2 और 3 होगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखा जाए, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगता है नोट करने लायक है उसको नोट करते चलिएगा। क्लियर है। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि एक क्वेश्चन होगा लेकिन वहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और नोट करते चलिएगा। चलिए इसकी हम बात करते हैं कि भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है।
अभी मैंने इसको बताया है कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पे है, तो ये 7वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। तो भारत का अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया 7वां तो जान लिए, पहले नंबर पे कौन है ये भी जान लेते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास रूस है, जिसको रसिया के नाम से जानते हैं। रूस है, कनाडा है, चीन है, उसके बाद अमेरिका है, अमेरिका है। क्लियर है? और ये कितने हो गए ये हमारे पास? तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। और इसी तरीके से जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो होता है, अगर देखा जाए इसमें 6ठे नंबर पे, हाँ इसको अंटार्कटिका ले लेते हैं, अंटार्कटिका। और यूरोप, यूरोप। उसके बाद नहीं, यूरोप नहीं आता है इसमें, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे, लेकिन इतना याद रखिएगा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। पहले नंबर पे रूस याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया जो होता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पे है, जबकि 7वें नंबर पे क्या है? 7वें नंबर पे हमारे पास क्या है, ये ध्यान देना है कि भारत का स्थान आता है। ठीक है ना? तो पहला भी आपको याद रखना है, और इसके बाद ये आपको ध्यान देना है कि पहले नंबर पे रूस है। ये 3 ऊपर से याद रखिएगा, कभी कभी सीरीज पूछा जाता है तो 4 का स्टेटमेंट ऊपर से याद रखिएगा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो चलिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतना याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप होता है। ठीक है? चलिए, तो बात करते हैं आगे हम यहाँ पे कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, अब ये जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है कि यानी ये जो है कि आपका क्षेत्रफल के बारे में तो दे दिया है कि 2.4% होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि परंतु इसकी जो जनसंख्या क्या है। तो इसका जो आंसर है, ये ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर आयोग ने जो है कि संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, अप्रोक्स होता है। लेकिन राइट आंसर अगर देखा जाए तो इसका एक्चुअल आंसर कितना होना चाहिए था? 17.5%। ठीक है ना? 17.5%। लेकिन इसमें राइट आंसर क्या आयोग माना है? इसमें 17%। तो अभी मैंने पहले ही बताया कि पूरे भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी कि यहां कहा जा रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि अब आपको ध्यान देना है कि अभी मैंने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार बताया है। अब उसी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार से लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जब मिलियन को आप इंडियन में बदलेंगे, यानी कि इंडिया के सिस्टम में बदलेंगे, तो 32,87,000 के आसपास आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री, अब देखिए मैंने अभी बताया कि 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। ये भी सही है, यानी पहला सही है, दूसरा सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार, ये रेखांकीय नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो इसको देशांतरी विस्तार समझिएगा। देशांतरी विस्तार क्या है कि 68 डिग्री 7 से लेकर के 47 डिग्री 25 पूर्व है। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें देखा जाए तो 47 नहीं होगा, यहां पे भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, यह है 95-25 है, 95-25 है। तो ये भी सही है। अभी भारत की राज्यों की संख्या है 29। अभी मैंने बताया कि वर्तमान के परिदृश्य से यह 29 नहीं है, वर्तमान में 28 है। तो पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है।
तो इस हिसाब से अगर देखिए टाइपिंग अगर एरर नहीं है तो ये तो दोनों गलत है, लेकिन अगर टाइपिंग गलत है, अगर ये 95-25 है, तो इतना याद रखिएगा। एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चन को कि क्या है। तो हाँ 97-25 है, ठीक है। तो ये जो है कि आप 47 टाइपिंग एरर है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा हमारा डी होगा कि भारत में राज्यों की संख्या 29 न होकर के 28 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपके स्क्रीन पे कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो यह आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कर्क रेखा भारत के जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से है? तो नाम याद रखिएगा, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है आपका झारखंड है, झारखंड हो गया, झारखंड के बाद क्या हो गया पश्चिम बंगाल आ गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो देख लीजिए 8 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 कौन छूट गया जी? अच्छा हाँ ये बीच में छत्तीसगढ़ है, ये दिखाई नहीं दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको दिखाई दे रहा है कि भारत के जो कर्क रेखा है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से है? पहले नंबर पे ये पूरा सीक्वेंस में बताया हूं, ठीक है ना। त्रिपुरा मिजोरम ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन याद रखिएगा पहले गुजरात, फिर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। कभी कभी सीक्वेंस लगाने को आ जाता है कि भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ इसको सजाइए। तो आपको सीक्वेंस भी याद रखना है। आप लोग ट्रिक तो याद रखे हैं कि मित्र पे गमछा झाड़ यहां से बना लेते हैं आप, लेकिन आपको क्या करना है कि अब आपके साथ आयोग कभी भी चालाकी कर सकती है। तो क्या करना है कि सीक्वेंस भी याद करना है, सीक्वेंस भी याद करना है। तो अब इसमें देख लीजिए गुजरात है, जी हाँ है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, कहीं उत्तर प्रदेश दिख रहा है इसमें? जी नहीं दिख रहा है, तो काट दीजिए। झारखंड है तो है। तो पूछ क्या रहा है कि सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 4। देखिए 1 2 4 पहला ही राइट आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 नहीं है, तो काट दीजिए। 3 जिसमें है उसको काट दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपको साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अब ध्यान से समझिएगा, यहां निकटतम जो दूरी अगर पूछा जाता है तो ये हमें अक्षांशीय विस्तार के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना कितना है। ठीक है ना। तो दूरी अगर पूछा जाता है, अगर दूरी पूछा जाता है तो दूरी में अक्षांशीय विस्तार देखा जाता है। तो अगर हम इसका देखें, अगर तला का होता है 23-50 लगभग होता है, 23 डिग्री 50 के। इसका होता है 23 लगभग 19 के। इसका होता है 23 डिग्री 11 मिनट, और इसका होता है 23 डिग्री 9 मिनट के आसपास। कह रहे कर्क रेखा के सबसे निकट। तो ये बताइए कर्क रेखा कितने अक्षांशों पे गुजरती है? 23.5। तो 23.5 के नजदीक कौन दिख रहा है आपको? खुद ही देख के बताइए। तो देखिए 50 में इसमें गैप क्या है? ये 23 से ज्यादा 50 है, लगभग 20 से ज्यादा है, ये तो होगा नहीं।
अगर 19 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये लगभग हो जाएगा 23। ये 11 है तो इसमें तो ज्यादा माइनस है, तो इसमें ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, ये तो बहुत ही कम है। तो अब हमारा राइट आंसर क्या होगा कि इसमें गांधीनगर जो है, जो कि गुजरात में है, कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है। और इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए इसका व्याख्या भी आप लोगों को मिल गया कि अगरतला जो है कि 23:50 उत्तर, उसके बाद 23:11 डिग्री 9 मिनट। ठीक है ना? तो आप लोग को व्याख्या भी मिल जाएगी, साथ साथ में इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। और पीडीएफ के साथ साथ देखिए पीडीएफ में जो मैं लिख रहा हूं ये तो नहीं मिलेगा, इसके लिए थोड़ा आपको कष्ट करना पड़ेगा कि आप ही नोट कर लीजिए। ठीक है ना? प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल जो हम सही उत्तर जान गए उसको टिक करके आगे बढ़ जाएं, नहीं, आप चारों ऑप्शन को एनालिसिस करिए, क्यों गलत हो रहा है, ठीक है, सही क्यों नहीं हुआ, ये सारा एनालिसिस होता है। इस तरह से करेंगे तो आपका ब्रेन जो होता है ये बढ़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्न नगरों में कौन सा तर्क नहीं है, ये ध्यान से सुनिएगा। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? अब ध्यान से समझिएगा, कर्क रेखा के निकट कह रहा है। तो अभी हम लोगों ने बात किया तो इसमें भी इसको भी अगर देखेंगे कर्क रेखा के निकट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी अगर हम अक्षांशीय विस्तार के रूप में देखेंगे तो कोलकाता आपका इसका राइट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चंस के इसके भी व्याख्या दिखाया गया होगा, देख लीजिएगा। ये है कि देखिए कि दिल्ली का इतना है, लगभग जो है हमारे पास 22.5 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए 23 के आसपास कौन सा है, यही कोलकाता दिख रहा है, तो इसलिए कोलकाता है। हो सकता है अगली बार में आपको दिल्ली का पूछ ले, हो सकता है ये जो है हमारे पास ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है। ठीक है ना? तो ये चीज याद रखिएगा, कुछ और चीजें यहाँ लिखी होनी चाहिए थी, तो हमें ये चीज ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये रहा, देख लीजिए, पार करती है। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि जो माही नदी है, जब मैं रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि जो माही नदी है, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है ना? तो इसके लिए अभी के लिए केवल इसका आंसर याद रखिएगा। जब नदी सिस्टम पढ़ाएंगे, गंगा तंत्र होता है, ब्रह्मपुत्र तंत्र हो गया, उसके बाद हमारे पास सिंधु नदी तंत्र हो गया, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? और यूपी के भी कुछ स्पेशल नदियां हैं, जैसे कि गंडक है, कोसी है, घाघरा है इत्यादि, सोन नदी है। ठीक है ना? तो इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप इतना याद रखिएगा कि माही रिवर जो होती है कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में 2 बार काटती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के अमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक सीन पर, ये सीन नहीं होना चाहिए, समय होना है, समय सुबह 8:16 हो रहा है, तो उस सीन की उपस्थिति जिस अमोत्तर पे है उसका क्या स्थिति होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी डाउट लग रही है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। सुबह 6 बज रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये केवल 6 बज रहा है। क्या बज रहा है? 6 बज रहा है। ठीक है, तो उस अपवर्त्य स्थान पे क्या होगा
7 डिग्री 31 3 मिनट 72 3, ठीक है ऑप्शन 7 30। हाँ, यहाँ 6 बना लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 6 बजे। तो ध्यान रखिएगा मानक समय में हमारे पास 6 बज रहा है, ठीक है ना। यानी कि अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 6 बजे का मतलब क्या हो गया कि 6 घंटा, 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे। आपको पता है कि 1 डिग्री में जो होता है हमारा 4 मिनट होता है, ठीक है ना। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 6 घंटे में क्या हो जाए, 1 घंटे में क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो 6 घंटे में कितना डिग्री हो जाएगा, 6 घंटे में हो जाएगा 15 गुणे 6, 15 छक्के 90। तो एक्चुअल पोजीशन तो हमारा ये आया कि सुबह का यानी कि 90 डिग्री अक्षांश पे है, और ये मानक समय रेखा पे अर्धरात्रि पे है, ठीक है ना। तो अर्धरात्रि के मानक समय रेखा पे है, तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारी मानक समय रेखा होती है वो 82.5 डिग्री होती है। कितना होती है, 82.5 डिग्री होती है, ठीक। अब जो हमारी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है और ये 90, दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएंगी। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़िए, ये 2 हो गया 9 8 17 172 और 1/2 डिग्री, इसका मतलब हो गया 172, और इसको डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो 30 मिनट। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें जो है बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है कि इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि मानक समय रेखा निकाला कैसे जाता है, ये भी देखेंगे। आगे क्वेश्चन होगा भी कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना का गैप होता है, तो लगभग 2 घंटे का होता है। इनके क्या करते हैं हम लोग, देशांतरी विस्तार से इसका समय निकाल लेते हैं। देखिए जब समय पूछा जाएगा तो हमेशा देशांतर की तरफ चलेंगे, देशांतरी विस्तार को देखते हैं। जब स्थिति या दूरी पूछी जाएगी तो अक्षांश चलेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकालना भी बताएंगे जब आपका रेगुलर क्लास चलेगी तब, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित शिलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है। तो अभी हमने बताया, तो इसका आंसर आप खुद निकाल सकते हैं, 2 घंटे। अभी मैंने बताया कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 घंटे। कैसे निकालते हैं, तो पश्चिमी तट पे इसका देशांतरी विस्तार क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये होता है 95 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। जब इसको माइनस करेंगे आप तो देखेंगे कि मान लीजिए अप्रोक्स हम निकाल लें, 97 में से 25 निकाल के दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। 68 और ये है 7, तो ये हो जाएगा 8 गया 18, और ये हो जाएगा आपका 17 9, और 8 से 6 का 2, यानी कि लगभग 30 के आसपास आएगा। कितना आएगा, लगभग 30 के आसपास आ जाएगा एग्जैक्ट में अगर देखा जाएगा तो लगभग 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। हमें पता है कि 1 डिग्री में 15 मिनट होता है। कितना होता है, सॉरी 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो 30 मिनट में यानी कि 30 डिग्री में क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा, 30 डिग्री में 4 गुणे 30 यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट। और 120 मिनट जब होगा तो 120 मिनट का मतलब इसको हम घंटे में अगर बदलते हैं तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 दूना 12, तो आप देख रहे हैं कि 2 घंटा आ गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किसी का मानक समय रेखा कैसे निकालते हैं, ग्रीनविच रेखा से कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेगुलर क्लास में इसको पूरा अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है ना। आज देखिए कि प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस में केवल
टिक करवा रहा हूँ, सारा चीज बता रहा हूँ। आप ध्यान से रेगुलर मेरे साथ लगे रहेंगे। अगर 1 महीना मेरे साथ जियोग्राफी पढ़ लेते हैं तो आपकी काफी अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, बीच बीच में मैं हर सेक्शन लेकर के आऊंगा। जीएस का पार्ट में आपका जनरल साइंस भी लेके आऊंगा, करेंट अफेयर भी लेके आऊंगा कि करेंट अफेयर किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, है ना, कि जैसे हमारी एनर्जी क्या है, आप ही लोग हैं। चलिए, तो जितना आप हमें शेयर करेंगे इस वीडियो को, उतना ही हमें क्या होगा कि एनर्जी मिलेगी, उतना ही मन लगेगा और अच्छे से पढ़ाने के लिए। देखिए, हमारे पास तो कोई स्टूडेंट यानी कि है नहीं, आप ही लोग हमारे पास क्या है, इस समय हम कैमरा कोई स्टूडेंट मान के पढ़ा रहे हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा बहुत सहयोग तो बनता है कि हम आपसे बस यही मान रहे हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चों को फायदा हो सके। और जो भी लोग पीसीएस, आरओ, एआरओ लेवल के किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी करते हैं, लेकिन बेसिकली मैं लेवल हाई रख रहा हूं, क्योंकि अगर लेवल हाई वाला आप कर लेंगे तो लो लेवल वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश में, तो ये तो हमारे पास आंसर हो गया इसका आंसर होगा 2 घंटे। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये मेरिडियन लाइन है। पूछा जा सकता है कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो याद रखिएगा, भारत का मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश है, एमपी है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। ठीक है ना। तो कौन कौन से है याद रखिएगा, एमपी है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद क्या है, उड़ीसा है। ठीक है ना। तो उड़ीसा यहाँ है, आंध्र प्रदेश देखिए आपका यहाँ है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी है ये, यूपी है ये, और हमारे पास छत्तीसगढ़ ये रहा। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5, तो ये कई बार क्वेश्चन सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि 5 राज्य कौन कौन से हैं, इसको यहां से इतना ही क्वेश्चन याद रखना है कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश में कहां से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा, जो हमारा 82.5 डिग्री है, ये भारत के नैनी से बोला जाता है, लेकिन मिर्जापुर याद रखिएगा, मिर्जापुर से होकर के इलाहाबाद में गुजरती है। ठीक है ना। तो इस पे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आगे देख। ठीक है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यदि भारतीय मानक समय रेखा पर मध्याह्न में 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, स्थानीय समय क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हमारे पास मध्याह्न है यानी कि 12 बज रहा है, क्या बज रहा है, 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है तो 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या होगा, ये भी देखना पड़ेगा 120 डिग्री क्या है। हाँ, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा इसमें कि जो हमारे पास मध्याह्न रेखा होती है ये 12 होती है, और 120 डिग्री यानी कि 2 घंटे के आसपास। ठीक है ना। तो मध्याह्न में यानी कि हम लोग अगर 12:30 इसको मान लेते हैं, इसमें 2 घंटे ऐड कर देंगे, तो 12 2 14, 14 14.5 यानी कि 14.5 के आसपास ये देखने को हमें मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए, इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पे ध्यान देंगे, इसको हम लोग आप लोग को अच्छे से बताएंगे, मैं बोला हूं ना। ठीक है। तो इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, भारतीय मानक समय की समयोत्तर नहीं गुजरती। अभी मैंने इस क्वेश्चन को चर्चा किया है कि भारतीय मानक समय की समयोत्तर नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से तो जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, महाराष्ट्र से नहीं जाती है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से भी जाती है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो देखिए कि जो टॉपिक बताया जा रहा है उससे क्वेश्चन भी रखे गए हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 किस नगर से होकर गुजरती है। तो अभी मैंने इस पे भी जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। नैनी ज्यादातर लोगों को पता रहता है, तो नैनी याद रखिएगा, लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर होता है मिर्जापुर। क्या होता है? मिर्जापुर भी याद रखिएगा, मिर्जापुर, ठीक है ना। तो ये मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, तो 13 का क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, मिर्जापुर। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीन मध्य के अंतर क्या होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो ग्रीनविच लाइन जो होती है, ग्रीनविच रेखा जो लंदन से होकर गुजरती है 0 डिग्री ग्रीनविच, ठीक है ना, वहां से भारत जो आता है, भारत का जो लोकेशन है, अगर आप मैप में देखेंगे तो यूरोप के साइड में यहाँ पे हमारा लंदन है, और ये जो है पूर्वी साइड में जब होता है हमारा पास, यानी कि यहाँ पे अगर भारत लोकेटेड है, तो ये 5.5 घंटा क्या है, याद रखिएगा, 5.5 घंटा ग्रीनविच से आगे है भारत का समय, ठीक है ना। 5.5 घंटा ग्रीनविच का समय क्या है? आगे है। ध्यान से ये समझना है। अगर ये 0 डिग्री कहाँ होता है, तो ये लंदन में समय होता है। कहाँ होता है? लंदन में। और भारत में क्या होता है, अगर पश्चिम में जाएंगे तो 5.5 घंटा, देखिए पूर्व में जाते हैं, अगर पूर्व में जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, अगर आप ग्रीनविच से पश्चिम में जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लोकेशन भी ध्यान रखना है कि भारत ग्रीनविच से पश्चिम में है कि पूर्व में है, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान देना है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भारतीय मानक समय में अंतर पूछा जा रहा है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अभी मैंने बताया 5.5 घंटा, 5.5 नहीं बोलते हैं इसको, 5.3 बोलेंगे, ठीक है ना, 30 यानी कि 5.5 घंटा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 5, वैसे ठीक है, ये भी ऐसे लिखा गया है 1.2, तो इसको 5.5 बोलते हैं, 5.5, तो इसको जब हम बदलेंगे तो ये 0.5 में बदल जाएगा, इसलिए इसको 5.5 लिखा गया, सही है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है क्या कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच लाइन से। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, आप लोग खुद बताइए। और मैं जो है कि कोशिश कर रहा हूं कि इसमें इस तरीके से समझाया जाए, किस तरीके से प्रैक्टिस सेट दिया जाए कि आपको एग्जाम में 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाए। कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं, यानी कि आप हमारे वीडियो को देखें, तो आपका 1 घंटा या 45 मिनट वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो से जुड़ते हैं तो निश्चित ही है कि आपको इस वीडियो से फायदा होगा। और किसी भी एग्जाम के लिए मैं जीएस पूरा पढ़ाने को लेकर के आ रहा हूं। जीएस में आपका पूरा एक अच्छे से पकड़ बन जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, और क्वेश्चन जब नहीं फंसेगा तो फिर बताइएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा पूर्ण रूप से प्रयास है कि हर एक बच्चे का क्वेश्चन यही इसी वीडियो से फंसना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करिए। थैंक यू।